क्लास 9th के साइंस में जो हमारा पहला चैप्टर है ना, वो है मोशन। लेकिन मोशन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है साइंस। जरा बताओ साइंस क्या होता है। साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो हमें दो चीजों से मिलती है, एक एक्सपेरिमेंट और दूसरा ऑब्जर्वेशन। तो जो नॉलेज हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिलती है, उसी नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताइए साइंस क्या है, साइंस वो इल्म है, वो नॉलेज है जो हमें दो चीजों से मिलती है, एक एक्सपेरिमेंट, एक ऑब्जर्वेशन। याद रखा। तो हम ऐसा कहते हैं साइंस इज अ नॉलेज gained through experiments and observation। इसका मतलब साइंस क्या है? साइंस वो इल्म है, साइंस वो नॉलेज है जो हमें दो चीजों से मिलती है, एक एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन। वही हमने लिखा, साइंस इज अ नॉलेज गेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। याद रखा। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताइए साइंस क्या है, आप क्या बताओगे? साइंस वो इल्म है, वो नॉलेज है जो हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिलती है। अब एक्सपेरिमेंट से कैसे मिलती है? मिसाल के तौर पर मान लीजिए आप चले गए अपने लैब में, आपके स्कूल में जो लैब है, आप वहां चले गए, ठीक है। आपने वहां क्या किया? आपने वहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया। आपने ये रैंडमली किया, ऐसे ही, आपको पता नहीं था ये सब, आपने खुद ही ऐसे ही मिलाया दो चीजें, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। जब आपने दोनों चीजों को मिलाया, आपने वहां नई चीज देखी। वहां क्या हुआ? वहां वाटर बन गया। आप हैरान हो गए कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, वहां तो पानी बन गया। आपको लगा शायद ये ऐसे ही हुआ होगा, कहीं से पानी आया होगा। आपने दूसरी बार ऐसा किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, वहां क्या बना? फिर से पानी बना। आपने तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बना। आपको लगा शायद ये सिर्फ हमारे स्कूल में होता है। आप अमेरिका में गए, जापान में गए, वहां भी आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, तो क्या बना? पानी। तो आपने कई बार ऐसा किया, हर जगह पे किया, तो आपको क्या मिला? हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी। अब आपने क्या किया? आपने किताब बनाई, ठीक है। उस किताब में आपने लिखा कि देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से पानी बनता है। अब आप जो ये नॉलेज दे रहे हो लोगों को या स्टूडेंट्स को, ये आपको कहां से मिली? जब आपने लैब में एक्सपेरिमेंट की। इसका मतलब ये नॉलेज आपको लैब में एक्सपेरिमेंट करने से मिली। जो नॉलेज आपको एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। तो ये साइंस है। वैसे ही आपने क्या किया? देखो मिसाल, आपने कार्बन को मिलाया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। मिसाल, वहां बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आप हैरान हो गए, ये कैसे हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना? आपने फिर से 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, और यहां नहीं, हर जगह किया, अमेरिका में, जापान में, हर जगह किया। आपको हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब आपने क्या किया? आपने ये किताब में लिखा कि देखो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। इसका मतलब अब आप लोगों को नॉलेज दे रहे हो कि जब भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा, वो क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। ये नॉलेज आपको कैसे मिली? एक्सपेरिमेंट करने से। तो जो नॉलेज एक्सपेरिमेंट से मिलती है उसको क्या बोलते हैं? साइंस। इसका मतलब ये साइंस है। तो जो भी नॉलेज आपको एक्सपेरिमेंट करने से मिलती है, उस नॉलेज को क्या बोलते हैं? साइंस। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? ऑब्जर्वेशन। अब मान लीजिए हम ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? किसी चीज को ऑब्जर्व करना, बस देखना, गौर से देखना उसको, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना।
मिसाल, आप अपने घर में बैठे हैं, वहां क्या हुआ, बारिश पड़ी, आपने इसको गौर से देखा, ये जो बारिश है ये नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। आप सोचने लगे कि मतलब आप ऑब्जर्व करने लगे, ये बारिश ऊपर से नीचे आती है, क्या ये यहां सिर्फ मेरे घर में होता है? आप दूसरे के घर में गए, वहां भी बारिश जो है ऊपर से नीचे आ रही है। आपको लगा शायद ये यहां सिर्फ हो रहा है। आप अमेरिका चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, जापान चले गए, वहां आपने देखा कि वहां भी ऐसा ही होता है कि बारिश जब भी पड़ती है ऊपर से नीचे आती है। आप हर जगह गए, हर जगह ऐसा होता है। आपने क्या किया, आपने ये बुक में लिख दिया। ठीक है, जब आपने ये बुक में लिखा कि बारिश जब भी पड़ेगी ऊपर से नीचे ही आती है, अब आप लोगों को ये नॉलेज दे रहे हो। ये नॉलेज आपको कहां से मिली? ऑब्जर्व करने से, ऑब्जर्वेशन से। आपने खुद कोई एक्सपेरिमेंट की ही नहीं। क्या आप ये देखने के लिए लैब में गए? नहीं गए, आपने सिर्फ ये ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व करने से, ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज आपको मिली उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। याद रखा? एक और एग्जांपल याद रखिए। मिसाल के तौर पर आप सुबह उठे, जब आप सुबह उठे तो आपने वहां सन देखा, सनराइज हुआ है। सनराइज किस डायरेक्शन में हुआ है? आपने देखा वो ईस्ट में हुआ है, तो ठीक है। जब शाम हुई, सन जो है, सन सेट हो गया, सन वापस चला गया। आपने देखा कि जब सन सेट होता है ना, वो कहां से होता है? वेस्ट से। आपने दूसरी बार इस बात को देखा, जो नेक्स्ट डे आया, आपने सोचा कि मैं फिर से देखूंगा, क्या सन फिर से ईस्ट की तरफ निकलेगा, फिर से वापस डूब जाएगा वेस्ट से। आपने फिर से सन पर नजर रखी। सुबह जब आप उठे, सनराइज हुआ ईस्ट से, सेट कहां से हुआ? वेस्ट से। आपने 10 दिन ऐसा नजर रखा, 20 दिन, 40 दिन, 2 महीने, हमेशा ऐसा ही हुआ। क्या? सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। आपको लगा शायद ये मेरे कंट्री में हो रहा है, दूसरी जगह नहीं होता होगा। आप हर जगह गए, ठीक है, आपने देखा सन हमेशा ईस्ट से ही राइज होता है, ईस्ट से ही निकलता है, और डूब कहां से जाता है? वेस्ट से। आप ऑस्ट्रेलिया गए, अमेरिका गए, जापान गए, हर जगह आपने देखा सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। अब आपने हर जगह ये देखा, आपने किताब में लिखा कि देखो सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। ये जो आप नॉलेज आपने ली है, आप जो लोगों को ये नॉलेज दे रहे हो, ये आपको कैसे मिली? ऑब्जर्व करने से। आपने सिर्फ सन को ऑब्जर्व किया, कहां से निकलता है, कहां जाता है। क्या आपने लैब में कोई एक्सपेरिमेंट की? नहीं की, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया। तो इस ऑब्जर्वेशन से जो नॉलेज आपको मिलती है उसी को क्या बोलते हैं? साइंस। इसका मतलब उस नॉलेज को साइंस बोलते हैं जो आपको एक्सपेरिमेंट से मिलती है, ऑब्जर्वेशन से मिलती है। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताइए साइंस क्या है, साइंस वो नॉलेज है जो आपको एक्सपेरिमेंट से मिलती है, ऑब्जर्वेशन से मिलती है, इसी को हम बोलते हैं साइंस। याद रखा? अच्छा, ये जो साइंस है, ये साइंस, इसमें इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी नॉलेज है साइंस की। ये साइंस की नॉलेज इतनी ज्यादा है, इतनी वास्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, नेचर के बारे में, एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। अब इसमें एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि आप अगर एक साइंस की बुक बनाते, ठीक है, उसमें आप साइंस की सारी नॉलेज रखते, अब मसला हो जाता। आप को प्लांट्स के बारे में पढ़ना था, लेकिन इस किताब में सब कुछ है, प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, रॉक्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स। अब आप प्लांट्स के बारे में पढ़ना चाहते हो लेकिन वहां सब कुछ है, तो आपको पहले वो किताब खोलनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा प्लांट्स कहां है, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ना चाहते हो, आपको उस किताब में वो ढूंढना पड़ेगा कहां है, क्या है। आप नेचर के बारे में
पढ़ना चाहते हो, आपको पहले ढूंढना पड़ेगा वो नेचर कहां है। जैसे मिसाल मान लीजिए, एक मेडिकल शॉप पर जाते हैं, मान लीजिए उस मेडिकल शॉप ने सारी दवाइयां एक साथ रखी है एक ही जगह पे। अब कोई पेशेंट आ गया, उसने मेडिकल शॉप वाले से कहा कि भैया मुझे एक टेबलेट दे दो या कोई पेन किलर दे दो। अब उसको क्या करना है, उसने सारी दवाइयां एक साथ रखी है, उस मेडिकल शॉप वाले को पहले ढूंढना पड़ेगा कि वो पेन किलर कहां है, सारी दवाइयों को उधर इधर करना पड़ेगा, 1 घंटा लग जाएगा उसको, याद रखा। लेकिन मेडिकल शॉप वाला ऐसा नहीं करता, वो इन दवाइयों को ऐसे अरेंज करता है, जब भी उसके पास कोई जाता है, मुझे स्टोमक की कोई दवाई दे दो, उसको पता है मैंने कहां रखी है, वो जाता है स्टोमक की दवाई लेकर आता है। मुझे पेन किलर एक दे दो, वो जाता है पेन किलर निकालता है, क्योंकि उसने इनको अरेंज किया है, उसको पता है मैंने कौन सी दवाई कहां रखी है। तो ऐसे अरेंज करने से उसको फायदा है ना। वैसे ही साइंस की नॉलेज जो है ये इतनी बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि इसको एक साथ रखने से प्रॉब्लम हो जाती। स्टूडेंट्स को ढूंढना पड़ता कि वो कहां है, ये कहां है, प्लांट्स के बारे में कहां है, उस प्लांट के बारे में कहां है, एनिमल्स के बारे में कहां है। ये बहुत ज्यादा वास्ट नॉलेज है, इसको एक साथ रखने से जंबलिंग हो जाती। इसीलिए साइंटिस्ट्स ने कहा कि अगर हमने साइंस की सारी नॉलेज को एक ही बुक में रखा तो जंबलिंग हो जाएगी, कभी प्लांट्स के बारे में, कभी एनिमल्स के बारे में, कभी मैटर के बारे में, कभी नेचर के बारे में, सारी चीजें एक साथ, इसमें जंबलिंग हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हम इसके हिस्से करेंगे, इसके अलग अलग हिस्से करेंगे, किसके, साइंस के, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो इसीलिए साइंस के बहुत से हिस्से किए गए। अब अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए साइंस के हिस्से क्यों किए गए, आप क्या बताओगे? ताकि हमारे लिए आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो। समझ में आया? एक सारी साइंस की सारी नॉलेज एक साथ रखना ये जंबलिंग हो जाता, याद रखा। अच्छा, इसीलिए साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस बनाए गए, हिस्से किए गए। अब जो सबसे मेन 3 हिस्से किए गए वो क्या है? उनमें से एक है, उसको हम बोलते हैं फिजिक्स, दूसरे को बोलते हैं केमिस्ट्री, तीसरे को बोलते हैं बायोलॉजी। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा साइंस के हिस्से क्यों किए गए, क्योंकि अगर हम हिस्से नहीं करते इसकी जंबलिंग हो जाती, सारी नॉलेज एक साथ रहती। तो आपको कोई लेसन मिल जाता प्लांट्स के बारे में, ठीक है, वहीं पे दूसरा लेसन आपको एटम्स के बारे में मिलता, वहीं पे तीसरा लेसन आपको एलिफेंट्स के बारे में मिलता। तो ये सारी चीजें जंबलिंग हो जाती, ठीक। इसीलिए हमने इसके हिस्से किए। हिस्से क्यों किए हैं? ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए, इसीलिए हमने इसके हिस्से किए हैं। कितने हिस्से किए हैं? बहुत सारे हिस्से किए हैं, लेकिन 3 अहम हिस्से हैं, जिसमें है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है, मैंने कहा ना ये तीनों साइंस के हिस्से हैं, याद रखा। अच्छा, फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसका मतलब क्या हुआ कि साइंस का वो हिस्सा जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं फिजिक्स। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा बताइए फिजिक्स क्या है, फिजिक्स वो साइंस है या वो साइंस का हिस्सा है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना मतलब नेचर में क्या क्या होता है, कुछ होना। जब कुछ होता है ना उसको बोलते हैं फिनोमिना। जैसे बारिश पड़ रही है, इसको बोलते हैं फिनोमिना। कुछ होना नेचर में उसको बोलते हैं फिनोमिना। जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये फिनोमिना है। सन सेट्स इन द वेस्ट, फिनोमिना है। अच्छा, हवा चल रही है, फिनोमिना है। तो नेचर में जब भी कुछ होता है उसको बोलते हैं फिनोमिना। अच्छा, तो फिजिक्स क्या हुआ? फिजिक्स होता है स्टडी ऑफ नेचर और नेचुरल फिनोमिना।
मतलब नेचर के बारे में पढ़ना और नेचर में क्या क्या होता है उनके बारे में पढ़ना। जैसे नेचर में एक चीज होती है, रेनबो बनती है, याद रखा, तो रेनबो के बारे में पढ़ना। नेचर में क्या होता है, जब भी कोई चीज आप ऊपर फेंकते हो वो नीचे आती है, ये भी नेचर में होता है। ठीक, नेचर में सनराइज इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, इतनी सारी चीजें होती है, याद रखा। तो नेचर में क्या क्या होता है, नेचर के बारे में पढ़ना, नेचर में क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ना। जिस किताब में हम इन चीजों को पढ़ते हैं उस किताब को बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल फिनोमिनास के बारे में पढ़ते हैं, मतलब नेचर में क्या क्या होता है। शॉर्ट में आप याद रखेंगे, फिजिक्स साइंस का वो हिस्सा है या फिजिक्स वो किताब है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अर्थ घूमती है सन के अराउंड, ठीक है, ये भी होता है नेचर में, इसके बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में। मून चक्कर लगाती है अर्थ के, ये भी कहाँ होता है, नेचर में, ये भी कहाँ पढ़ते हैं, फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हम सिर्फ नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचर में क्या क्या होता है उन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं, याद रखा। अच्छा, अब दूसरी चीज है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में हम, केमिस्ट्री साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में। अच्छा, क्या होता है, स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिस्ट्री साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में। अब आपने सुना होगा मैटर किसको बोलते हैं, हम ये अलग चैप्टर में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, बट यहां थोड़ा सा याद रखिए, मैटर होता है, मैटर होता है वो चीज जिसके पास मैस हो, मतलब इसके पास मास हो, और जिसके पास वॉल्यूम हो। वॉल्यूम मतलब ये टीवी रिमोट का वॉल्यूम नहीं है, ये है जगह, जगह लेने को हम बोलते हैं वॉल्यूम। मिसाल, आप यहां बोर्ड लगा हुआ है, तो ये वाली जगह किसने ली है, बोर्ड ने, तो हम कहेंगे बोर्ड ने इतना वॉल्यूम लिया है। तो कोई चीज कितनी जगह पकड़ता है उसको बोलते हैं वॉल्यूम, याद रखा। तो मैटर किसको बोलते हैं, मैटर वो चीज है जिसके पास वजन है, मास है, और जो जगह पकड़ती है उसी को बोलते हैं मैटर। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ मैटर क्या होता है, आप क्या बताओगे, मैटर वो चीज है जिसके पास मास है, जिसके पास वॉल्यूम है। अब आपसे कोई पूछेगा बताओ क्या ये मार्कर जो है ये मैटर है, हाँ, क्यों, क्योंकि इसके पास वजन है और ये जगह भी लेता है। देखो यहां मैंने मार्कर रखा, ये वाली जगह किसने ली है इस वक्त, मार्कर ने, तो ये जगह भी लेता है। अच्छा, आप बताओ आप मैटर हो, हाँ, क्यों, क्योंकि आपका वजन भी है और आप जहां बैठे हो वो जगह आपने ली है। तो जो भी चीज जिसके पास मास होगा, जो जगह पकड़ती होगी, उसको बोलते हैं मैटर, याद रखा। जैसे किसी ने आपसे पूछा क्या वाटर मैटर है, हाँ, क्यों, उसके पास वजन है, हो गया। अच्छा, हवा मैटर है। हवा एक ऐसी चीज है जो कंफ्यूजन करती है स्टूडेंट्स में, क्या हवा मैटर है। देखो सिंपल सी बात है, ये रूम ले लो आप, अच्छा ये वाली जगह ले लो, ये वाली जगह इस वक्त किसने ली है, हवा ने। इसका मतलब हवा भी जगह लेता है और जो चीज जगह लेता है उसी को क्या बोलते हैं, मैटर। और इसका हवा का वजन भी होता है, याद रखा। तो जो भी चीज जिसका वजन होगा, जो जगह लेती होगी, उस चीज को क्या बोलते हैं, मैटर। समझ में आया। अच्छा, जैसे बुक है, आपने क्या किया, आपने एक जगह पे बुक रखी, क्या वो बुक मैटर है, हाँ, क्योंकि उस बुक का वजन है, वो जगह भी लेती है, याद रखा। जब भी आपको लगेगा ना, आपसे कोई पूछेगा सवाल कि क्या ये चीज मैटर है, आप पहले सोचो क्या इसका वजन है, बाद में सोचो, अगर वजन हुआ तो बताओ मैटर है। अगर आपको वजन समझ नहीं आ रहा है कि है कि नहीं, फिर वॉल्यूम देखो, क्या ये जगह ले रहा है, अगर ले रहा है तो बोलो मैटर है। बस दो में से अगर आपको एक चीज समझ आ गई ना, बोलो मैटर है, याद रखा। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ मैटर क्या है, मैटर होता है वो चीज जिसके पास वजन है, मास है और जिसका वॉल्यूम होता है, याद रखा। इसी को हम बोलते हैं मैटर, ठीक। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम, केमिस्ट्री साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं
उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। याद रखा, मैटर सब कुछ है, आप भी मैटर हो, हम भी है, पेन है, बोर्ड है, मिट्टी है, ये विंडोज है, सब मैटर है। तो मैटर के बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। याद रखा। अच्छा, इसके बाद एक और चीज है, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी साइंस का वो हिस्सा है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। याद रखा। हाँ, या स्टडी ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, जिसमें हम उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो जिंदा है। तो ये हो गए 3 ब्रांचेस साइंस के। तो अगर अब आपको कभी ऐसा करना है कि आपको लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ना है, आपको ढूंढना ही नहीं है कुछ, आपको सीधे बायोलॉजी देखनी है, हो गया। अच्छा, आप मैटर के बारे में पढ़ना चाहते हो, आप क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री। आप नेचर के बारे में पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ोगे? फिजिक्स। याद रखा। अब आपके लिए आसानी है, ठीक। अब जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो वो किताब उठा लो, अब आसानी है, अब ढूंढना उड़ना कुछ नहीं है, अब जंबलिंग कुछ नहीं है। इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा? बायोलॉजी में लिविंग थिंग्स के बारे में। इसमें आपको क्या मिलेगा? सिर्फ मैटर के बारे में। इसमें आपको क्या मिलेगा? फिजिक्स, नेचर के बारे में। इसीलिए हमने ये 3 हिस्से इसके किए हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए। तो अगर आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट इज फिजिक्स, साइंस, वो साइंस या वो साइंस का हिस्सा जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, बायोलॉजी जिसमें हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। याद रखा? लिखो इसको। लिखा? अच्छा, इसके बाद हम पहले बात करते हैं फिजिक्स की, क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर है ना फिजिक्स साइंस में, वो है मोशन, और मोशन होता है फिजिक्स का चैप्टर। याद रखा? तो आपने देखा कि साइंस क्या होता है? साइंस वो नॉलेज है जो हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से मिलती है, ठीक। अच्छा, साइंस के 3 हिस्से हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें एक हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स। अच्छा, फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स वो किताब है या वो साइंस है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, और नेचर में क्या क्या होता है वो भी पढ़ते हैं। शॉर्ट में नेचर के बारे में पढ़ते हैं। याद रखा? अच्छा, इस फिजिक्स की जो फिजिक्स है ना, साइंस की तरह ये भी बहुत बहुत वास्ट नॉलेज है। इतनी नॉलेज है वहां, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, अर्थ के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, बहुत सारी चीजें। अगर सारी चीजों को एक ही किताब में रखेंगे, एक तो वो किताब कितनी बड़ी बनेगी, बहुत बड़ी किताब बनेगी, और सारी चीजें जंबल कर जाएंगे। याद रखा? जैसे आपको पढ़ना है सिर्फ ग्रेविटेशन के बारे में, लेकिन आपने एक ऐसी किताब उठाई है, वहां स्टार्स है, वहां अर्थ है, वहां ये है, वहां वो है, लेकिन आप पढ़ना सिर्फ चाहते हो ग्रेविटेशन के बारे में। याद रखा? तो वो सारी चीजें जंबल हो जाती है। जैसे आप सन के बारे में पढ़ना चाहते हो, वहां बारिश के बारे में भी लिखा है, वहां इसके बारे में चैप्टर्स है, उसके बारे में चैप्टर्स है, तो ये भी जंबल हो जाता है। याद रखा? इसीलिए फिजिक्स, आप याद रखेंगे कि फिजिक्स की नॉलेज भी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। आप एक चीज पढ़ना चाहते हो लेकिन वहां बहुत सारी चीजें हैं, ये जंबलिंग हो जाती है, आप बोर हो जाएंगे कि यहाँ ये भी है, ये भी है। लेकिन जब आप सिर्फ एक चीज पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज में है, तो वहां जब आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो ये जंबलिंग हो जाती है, बोरिंग हो जाता है। इसीलिए हमने क्या किया, फिजिक्स को बहुत सारे हिस्सों में तकसीम किया। जैसे साइंस के हमने बहुत सारे हिस्से किए, फिजिक्स के भी हिस्से किए। याद रखा? क्यों किया? क्योंकि मान लीजिए आप लाइट के बारे में पढ़ना चाहते हैं, आपको वहां वाटर भी मिल रहा है, आपको वहां एयर भी मिल रहा है, आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसके हिस्से किए। याद रखा? बहुत सारे हिस्से किए। हमें उनके बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन इनमें से एक हिस्सा बड़ा खास है। एक हिस्सा हमने फिजिक्स का बनाया, उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। याद रखा? फिजिक्स की नॉलेज इतनी वास्ट है कि अगर हम उनको एक ही किताब में रखेंगे जंबलिंग हो जाएगी,
और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप पढ़ना चाहते हो वाटर के बारे में, वहां एयर भी है, वहां लाइट भी है, वहां एटम भी है, वहां वो भी है, ये भी है। इसीलिए हमने इसके हिस्से किए। बहुत सारे हिस्से हैं, लेकिन उनमें एक खास हिस्सा है जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स। याद रखा? मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इसमें हम दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक रेस्ट, एक मोशन। आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो रेस्ट में है, बहुत सारी चीजें हैं जो मोशन में है। तो मैकेनिक्स में हम दोनों चीजों को पढ़ते हैं, रेस्ट वाली चीजों को भी, मोशन वाली चीजों को भी। इसका मतलब मैकेनिक्स फिजिक्स का वो हिस्सा है जिसमें हम रेस्ट भी पढ़ते हैं, मोशन भी पढ़ते हैं। तो आज के बाद अगर किसी ने आपसे पूछा बताइए मैकेनिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ रेस्ट एंड मोशन। इसमें हम रेस्ट भी पढ़ते हैं, इसमें हम मोशन भी पढ़ते हैं। याद रखा? अच्छा, मैकेनिक्स किसका हिस्सा है? फिजिक्स का। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है? इसमें हम रेस्ट और मोशन पढ़ते हैं। ये वो किताब है जिसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं। जो चीजें रेस्ट में है क्यों है, किस तरह है, जो चीजें मोशन में है किस तरह से है, क्यों है, सारी चीजें रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैकेनिक्स है ना, इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस बनाए हुए हैं। 3 अहम ब्रांच बनाए हैं इसके। किसके? मैकेनिक्स के। एक ब्रांच मैकेनिक्स का है, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। एक है उसको बोलते हैं काइनामेटिक्स। एक है उसको बोलते हैं डायनामिक्स। कितने ब्रांच हैं? 3। तो आज के बाद जब भी आपसे कोई पूछेगा बताइए मैकेनिक्स के कितने हिस्से हैं? 3। एक है स्टैटिक्स, एक है काइनामेटिक्स, एक है डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स वो साइंस है जिसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ रेस्ट के बारे में। जो चीजें रेस्ट में है, क्यों है, किस तरह से है, रेस्ट में कैसे आई, तो वो सारी चीजें हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। तो अगर किसी ने पूछा आपसे स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स मैकेनिक्स का वो हिस्सा है जिसमें हम सिर्फ रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, मोशन जो है, जो चीजें मोशन में है, मोशन के बारे में हम यहां नहीं पढ़ते हैं। याद रखा? अच्छा, उसके बाद काइनामेटिक्स है। काइनामेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। इसमें हम सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमने कैसे अलग अलग किया। मैकेनिक्स में सारी चीजें पढ़ते हैं, फिर से जमलिंग हो जाती, रेस्ट भी पढ़ते एक साथ, मोशन भी पढ़ते एक साथ, इसीलिए इसके 3 हिस्से किए। स्टैटिक्स में सिर्फ रेस्ट पढ़ते हैं, काइनामेटिक्स में सिर्फ मोशन पढ़ते हैं। याद रखा? तो अगर किसी ने कभी पूछा बताइए काइनामेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन। कोई बॉडी चल रही है, किस तरह चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है, किस डायरेक्शन में जा रही है, कहां जा रही है। याद रखा? अच्छा, इसी को हम बोलते हैं मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। इसी को बोलते हैं काइनामेटिक्स। आपका जो पहला चैप्टर है ना मोशन, वो इसी का हिस्सा है, काइनामेटिक्स का। इसका मतलब जो आप अभी एक चैप्टर पढ़ोगे मोशन, अब क्या पढ़ रहे हो? काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स किसका हिस्सा है? मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स किसका हिस्सा है? फिजिक्स का। फिजिक्स किसका हिस्सा है? साइंस का। याद रखा? तो हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो किसका हिस्सा है? काइनामेटिक्स का। इसका मतलब आप काइनामेटिक्स पढ़ रहे हो। याद रखा? अब तीसरा है वो है डायनामिक्स। देखिए काइनामेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन के बारे में, कि मोशन किस तरह से हो रहा है, कितना तेज हो रहा है, स्पीड क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन एक चीज हम यहां नहीं पढ़ते मोशन के बारे में, और वो चीज है कॉज ऑफ मोशन। अगर कोई चीज चल रही है, क्यों, किसकी वजह से चल रही है, उसको बोलते हैं कॉज ऑफ मोशन। वो हम यहां नहीं पढ़ते। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, अच्छा मैंने इसको ऐसे धक्का दिया, फोर्स दिया, अब ये चलने लगा। काइनामेटिक्स में हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये मार्कर चल रहा है, कितनी स्पीड से चल रहा है, कहां जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन ये किसकी वजह से चला, इसका कॉज क्या है, किसकी वजह से चला, वो हम नहीं पढ़ते। जरा बताओ ये किसकी वजह से चला? मैंने जो इसको फोर्स दिया ना, धक्का दिया, उसकी वजह से चला। लेकिन काइनामेटिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते, मतलब मोशन किसकी वजह से हुआ है वो नहीं पढ़ते। याद रखा? वो हम पढ़ते हैं डायनामिक्स में।
समझ में आया? तो डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मतलब मोशन किसकी वजह से हुआ है उसके बारे में हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। जरा बताओ मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से। याद रखा? तो कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। शॉर्ट में अगर हम बताएंगे डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? फोर्स। याद रखा? तो ये मैकेनिक्स के 3 हिस्से हैं, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स जिसमें हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, काइनेमैटिक्स जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, अच्छा डायनामिक्स जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब मोशन क्यों हुआ है। मान लीजिए यहां एक साइकिल है, हमने साइकिल को धक्का दिया, साइकिल चलने लगा। काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? साइकिल चल रही है, किस तरह से चल रही है, कहां जा रही है, स्पीड क्या है, ये सब चीजें। लेकिन ये क्यों चली, इसका रीजन क्या है, वो हम नहीं पढ़ते। ठीक है, अच्छा वो कॉज जो है वो हम कहां पढ़ते हैं? डायनामिक्स में। मतलब ये साइकिल क्यों चली वो हम कहां पढ़ते हैं? डायनामिक्स में। क्यों चली, किसकी वजह से चली, इसको बोलते हैं कॉज ऑफ मोशन। जरा बताओ साइकिल किसकी वजह से चली? जब हमने उसको यहां से धक्का दिया, मतलब फोर्स दिया। तो जब भी आपसे कोई पूछेगा मोशन किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। तो कॉज ऑफ मोशन कौन है? फोर्स। इसका मतलब हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन। या आप ऐसा बोल सकते हो कॉज ऑफ मोशन कौन होता है? फोर्स। तो डायनामिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? फोर्स के बारे में। याद रखा? तो रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में और कॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये कॉज ऑफ मोशन मतलब ये मोशन क्यों हुआ है। जैसे गाड़ी चली, इंजन ने उसको धक्का दिया, ठीक है। हम काइनेमैटिक्स में क्या पढ़ते हैं? गाड़ी चल रही है, उसकी स्पीड इतनी है, कहां जा रही है, उसकी स्पीड इतनी है, कहां जा रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन गाड़ी किसकी वजह से चल रही है ये हम नहीं बताते, वो हम यहां पढ़ते हैं। कहां? डायनामिक्स में। तो गाड़ी किसकी वजह से चल रही है? जो इंजन उसको फोर्स दे रहा है। याद रखा? तो फोर्स की वजह से चलती है, लेकिन वो फोर्स हम कहां पढ़ते हैं? डायनामिक्स में। ये है 3 हिस्से किसके? मैकेनिक्स के। मैकेनिक्स किसका हिस्सा है? फिजिक्स का। फिजिक्स किसका हिस्सा है? साइंस का। याद रखा? लिखो, ये लिखा, ये है साइंस क्या होता है, साइंस के हिस्से क्यों किए गए हैं, कितने हिस्से किए गए हैं, मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स के कितने हिस्से हैं। तो 9th क्लास के साइंस का जो पहला चैप्टर है ना वो है मोशन। याद रखा? अच्छा, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मोशन चैप्टर, मोशन के बारे में हम कहां पढ़ते हैं? काइनेमैटिक्स में। इसका मतलब हम इस वक्त कौन सा ब्रांच पढ़ रहे हैं? काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स खुद किसका ब्रांच है? मैकेनिक्स। इसका मतलब हम मैकेनिक्स भी पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स किसका ब्रांच है? फिजिक्स, मतलब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स किसका ब्रांच है? साइंस का, मतलब हम साइंस पढ़ रहे हैं। याद रखा? अच्छा, अब सवाल है ये मोशन चैप्टर जो है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है। मोशन के चैप्टर में हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं कि मोशन क्या होता है, ठीक है। किसको बोलते हैं कि ये मोशन में है, कब होता है, क्या होता है मोशन। हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। हमें पढ़ना है डिस्टेंस, हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट, हमें पढ़ना है स्पीड, हमें पढ़ना है वेलोसिटी, हमें पढ़ना है एक्सेलरेशन। याद रखा? इन चीजों के बारे में पढ़ना है। हमें पढ़ना है ग्राफ्स, हमें पढ़ना है इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो जब तक आपको एक ओवरव्यू नहीं पता है इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ मतलब नहीं आएगा कि क्या करना है। तो मोशन का जो चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन क्या होता है। दूसरा, हमें पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, वो क्या होती है। तीसरा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अच्छा,
स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में, ग्राफ्स पढ़ने हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ने हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ने हैं। याद रखा? अच्छा, ये होता है इसका ओवरव्यू कि पढ़ना क्या है। उसके बाद हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है मोशन। सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं कि मोशन क्या होता है। देखो, मोशन का मतलब क्या है, जरा बताओ मोशन क्या है। अगर आप 8th तक ये बात करते हैं ना, मोशन क्या होता है, हम बताते हैं मोशन का मतलब चलना। जो भी चीज चलती है हम बताते हैं वो मोशन में है। याद रखा? 8th तक हम यही बताते हैं। अगर किसी 8th के बच्चे से आप पूछोगे बताओ मोशन क्या है, तो जब भी हम कोई चीज चलता है उसको बोलते हैं मोशन। लेकिन 9th में थोड़ा सा कुछ और ऐड करते हैं इसमें। मोशन क्या होता है, देखिए, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ, लिखो आप भी साथ साथ, इफ इट changes its position, if it changes its position with time, with respect to its surroundings। अच्छा, मोशन क्या होता है? मोशन मतलब कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, अगर उसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, कंटिन्यूअसली, तो हम क्या कहते हैं कि वो मोशन में। मोशन में आप क्या देखते हैं, पोजीशन चेंज होनी चाहिए, चेंज इन पोजीशन। मतलब एक बॉडी चल रही है तो उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती है। जब किसी बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज होती है उसी को बोलते हैं मोशन। जैसे मिसाल, ये इस वक्त यहां है, अब यहां है, अब यहां है, अब यहां है, तो लगातार इसकी पोजीशन चेंज होती है ना। जब किसी बॉडी की पोजीशन लगातार चेंज होती है उसी को क्या बोलते हैं, मोशन। लेकिन यहां एक चीज आपको दिखना पड़ेगा, ये विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। आप ऐसे ही मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि ये मोशन में है कि नहीं है। आप अभी हैरान हो जाओगे कि आपको जो बॉडी मोशन में लगती है कि वो चल रही है, मोशन में है, वो रेस्ट में भी हो सकती है। देखो मसला क्या है, फिजिक्स कैसे मोशन को डिफाइन करता है। जब भी आप किसी बॉडी को देखोगे ना वो मोशन में है कि नहीं है, आप सबसे पहले ये वाली चीज जरूर देखोगे, सराउंडिंग। सराउंडिंग का दूसरा नाम है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, अब मैं बताऊंगा ये क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है या सराउंडिंग क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट या सराउंडिंग, ये एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ए बॉडी। ये याद रखना। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी भी बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करता है। मतलब हमें यही बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। आपने अभी गाड़ी देखी, वो चल रही है, आपने आंख बंद करके कह दिया ये मोशन में है, ऐसा नहीं करना। फिजिक्स मोशन में किसको बोलती है, फिजिक्स बताती है पहले ये देखो रेफरेंस पॉइंट, पहले सराउंडिंग देख लो, सराउंडिंग के हिसाब से बताओ वो मोशन में है कि रेस्ट में है। याद रखा? तो अगर किसी ने कभी पूछा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये कोई ऐसी चीज है जो किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पर देखो क्या होता है, मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी में दो बंदे बैठे हैं, एक यहां एक यहां, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के साथ कौन चल रहा है, ये आदमी दो भी है ना, ठीक है। अब गाड़ी यहां पहुंची, ये ऐसे, क्या गाड़ी अपनी पोजीशन चेंज करती है?
हाँ करती है, इसका मतलब गाड़ी मोशन में है। ठीक, इस गाड़ी में ये दो बंदे बैठे हैं, गाड़ी चल रही है तो ये बंदे भी चल रहे हैं, याद रखा, इसका मतलब ये भी अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक, अच्छा, फिजिक्स हमें क्या कहता है, जब भी आप किसी को देखोगे कि वो मोशन में है कि नहीं है, आप पहले एक रेफरेंस पॉइंट या एक सराउंडिंग देखो, फिर बताओ वो पोजीशन चेंज करती है कि नहीं करती है। मिसाल, मान लो आपने इन दोनों में से एक को मान लिया रेफरेंस पॉइंट, दो आदमियों में से एक को मान लिया रेफरेंस पॉइंट, कोई भी चीज ले सकते हो आप, कोई भी चीज। अच्छा, अगर हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है, फिजिक्स क्या कहता है, किसी भी चीज का मोशन रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से देखो। अब बताओ, गाड़ी चल रही है, ठीक है, क्या ये बॉडी, ये आदमी रेफरेंस पॉइंट मतलब इस आदमी के हिसाब से मोशन में है? मोशन कैसे देखोगे, पोजीशन चेंज करती है कि नहीं करती है। देखो, रेफरेंस पॉइंट ये लेना है, ठीक है, अब इसको देखो इसके हिसाब से, क्या इसकी पोजीशन इसके हिसाब से चेंज होती है? ये आगे वाली सीट पर बैठा था, ये पीछे वाली सीट पर बैठा था, जब गाड़ी यहां पहुंची तब भी ये वही बैठे थे, जब गाड़ी यहां पहुंची तब भी वही बैठे थे, क्या इन दोनों के बीच में पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं होती। इसका मतलब ये बॉडी, ये दूसरा आदमी जो है, इसके हिसाब से मोशन में नहीं है, याद रखा, इसी को बोलते रेफरेंस पॉइंट। मिसाल, एक बाइक है, ठीक है, ये बाइक है, बाइक पे दो आदमी जा रहे हैं, यहां पे क्या है, यहां पे एक पेड़ है, यहां पे एक पेड़ है, ये मान लो ये पेड़ है, बाइक वाला कहां पहुंचा, बाइक वाला मान लो यहां पहुंचा, ठीक है, बाइक वाला मान लो यहां पहुंचा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, ये गाड़ी जो है ना, इस पेड़ को मान लो रेफरेंस पॉइंट, पेड़ को आप मान लो रेफरेंस पॉइंट, क्या ये गाड़ी इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज करती है? देखो, पहले इस पेड़ और गाड़ी के बीच में इतनी गैप थी, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई, इस पेड़ के हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। पहले गैप थी मान लो 2 मीटर, अब 4 मीटर, अब 6 मीटर, तो इस पेड़ के हिसाब से, जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, इसके हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, पहले 2, फिर 4, फिर 6, इसको बोलते हैं मोशन। तो रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन चेंज हो रही है, इसको बोलते हैं मोशन, ठीक है। अब देखो फिर से, आपने कहा ये बाइक मोशन में है, रेफरेंस पॉइंट किसको बनाया था, इसको, ठीक है। मान लो इन दो आदमियों को हमने नाम दिया ए बी, ए बी, ठीक है। अच्छा, अब बताओ, क्या ये बी मोशन में है, मगर रेफरेंस पॉइंट आप मान लो इसको, इस पेड़ को, बताओ क्या बी मोशन में है? देखो, पहले रेफरेंस पॉइंट पेड़ है, बी और पेड़ के बीच में इतनी गैप है ना, फिर कुछ टाइम के बाद इतनी गैप हो गई बी और रेफरेंस पॉइंट के बीच में, फिर इतनी गैप हो गई बी और रेफरेंस पॉइंट के बीच में। आपको नहीं लगता कि बी और रेफरेंस पॉइंट के बीच में पोजीशन चेंज हो रही है? पहले कम गैप थी, फिर ज्यादा गैप थी, फिर ज्यादा गैप हो गई, इसका मतलब बी इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहा है, तो तब जाके हम कहेंगे ये बी जो है ये मोशन में है। किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। अब मान लो आपने इस पेड़ को रेफरेंस पॉइंट नहीं माना, आपने इस ए वाले आदमी को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट पेड़ नहीं है, अब ये आदमी है जो पीछे वाली सीट पर बैठा है। जरा बताओ, ये जो बी है ना, बी, क्या ये, अगर हमने ए को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, क्या ये बी मोशन में है कि नहीं है? आप क्या देखोगे, क्या पोजीशन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, देखो, पहले भी ये इतने दूर थे, ड्राइवर आगे वाली सीट पर और पीछे वाला आदमी पीछे वाली सीट पर, क्या उनके बीच में यहां कुछ गैप है? मान लो 1 मीटर है या 1 सेंटीमीटर है। अब जब वो यहां पहुंचे
क्या ये पीछे वाला आदमी, रेफरेंस पॉइंट किसको माना हमने, ए को। अब बताओ क्या जब वो यहां पहुंचेंगे इन दोनों के बीच में गैप चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगी? नहीं, जितना वो दूर एक दूसरे से यहां पे थे उतना ही दूर यहां पे भी रहेंगे। इसका मतलब ये जो बी है ना, इसकी पोजीशन इसके हिसाब से चेंज नहीं होती। ये मान लो यहां पहुंचे बाइक वाला, ठीक है, क्या इन दोनों की पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। जहां पे ए था वो वहीं पे फिर से है, जहां पे बी था वो वहीं पे फिर से है। तो इन दोनों के बीच में गैप चेंज नहीं हो रही है। हालांकि बाइक घूम रही है 90 की स्पीड से, लेकिन बी की पोजीशन ए के हिसाब से चेंज नहीं होती। तो जब पोजीशन ही चेंज नहीं होती है, हम कहेंगे बी जो है वो मोशन में नहीं है। अगर हमने रेफरेंस पॉइंट किसको बनाया, पेड़ को, तो बी मोशन में है। अगर हमने ए को बनाया तो फिर बी रेस्ट में है, मोशन में नहीं है। याद रखा? जैसे मिसाल, हम दो आदमी चल रहे हैं ऐसे, ठीक है, अगर हमने इसको ए माना, इसको बी माना, ठीक है, मान लो मिसाल ए और बी माना। अब सुनो, यहां एक मकान है, ये मकान है, ठीक है, ये दोनों चल रहे हैं। अब ये पहुंचे यहां ए बी, अब पहुंचे यहां ए बी, ठीक है। हमें देखना है ये जो बी है क्या ये रेस्ट में है कि मोशन में है। मान लीजिए हमने इसको मान लिया रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि फिजिक्स कहता है जब भी आप किसी को देखोगे ना ये रेस्ट में है कि मोशन में है, पहले क्या ले लो, एक रेफरेंस पॉइंट ले लो। अच्छा, मान लो रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई भी चीज ले लो, उसी के हिसाब से देखो ये रेस्ट में है कि मोशन में। तो रेफरेंस पॉइंट मतलब कोई चीज जिसके हिसाब से हम देखते हैं कि दूसरी चीज रेस्ट में है कि मोशन में है। मिसाल, हमने इसको मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों चल रहे हैं। अब देखो हमें किसको देखना है, बी को। इस वक्त इनके बीच में इतनी गैप है, रेफरेंस पॉइंट और बी के बीच में। अब इतनी गैप है, अब इतनी गैप है। आपको नहीं लगता कि इस बी के और इस रेफरेंस पॉइंट के बीच में पोजीशन चेंज हो रही है? पहले इतनी थी, अब इतनी, अब इतनी। याद रखा? तो पोजीशन चेंज हो रही है इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। इसका मतलब बी जो है मोशन में है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। अब इसी बी पर नजर रखो। मान लो हमने ए को मान लिया रेफरेंस पॉइंट, किसको, ए को। इन दोनों के बीच में पहले गैप थी 1 मीटर। जब ये यहां पहुंचे तब भी गैप कितनी है, 1 मीटर। जब ये यहां पहुंचे तब भी गैप कितनी है, 1 मीटर। हालांकि चल रहे हैं। बताओ क्या अगर हमने ए को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, क्या ये बी मोशन में है? मोशन में कब देखोगे? पहले आपको सिलेक्ट करना है रेफरेंस पॉइंट, आपने मान लिया वो ए है। फिर देखना है क्या ये बी इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से पोजीशन चेंज करता है कि नहीं करता है। पहले कितनी गैप थी, 1 मीटर। अब कितनी है, 1 मीटर। अब कितनी है, 1 मीटर। क्या इसकी पोजीशन चेंज होती है? नहीं। इसका मतलब बी जो है वो मोशन में नहीं है। याद रखा? अगर आपने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो ये मोशन में है, अगर आपने ए को रेफरेंस पॉइंट मान लिया तो ये मोशन में नहीं है। याद रखा? हालांकि आदमी वही है, बी। इसका मतलब आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कोई बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है, आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, रेफरेंस पॉइंट। याद रखा? जब आप रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे फिर उसी के हिसाब से देखो क्या ये रेस्ट में है, क्या ये मोशन में है। याद रखा? समझ में आया? अच्छा, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी आप किसी बॉडी को देखोगे ये रेस्ट में है कि मोशन में है, आप सबसे पहले क्या देखोगे, रेफरेंस पॉइंट। अब मान लो एक बस जा रही है, बस में एक ही सीट पर 2 आदमी बैठे हैं। एक इस बस को जाना है दूर कहीं जगह। अब एक बताओ एक चीज, जो 2 आदमी एक ही सीट पर बैठे हैं, इनमें से एक को मान लो रेफरेंस पॉइंट, तो बस जा रही है। अब बताओ जो ये दूसरा आदमी है ना, इस पहले आदमी के हिसाब से मोशन में है कि रेस्ट में है? रेस्ट में है, क्योंकि इनके बीच में मतलब पोजीशन चेंज होती है। ये यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी है, यहां भी वही।
अगर हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया बाहर किसी मकान को, अब गाड़ी चल रही है, ठीक है, अब बताओ क्या ये आदमी इस मकान के हिसाब से मोशन में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि अब पोजीशन चेंज हो रही है। तो जब भी आप किसी बॉडी को देखोगे कि मोशन में है कि नहीं है, आप पहले क्या देखोगे? उसका रेफरेंस पॉइंट। याद रखा? अब मान लीजिए इस तरह से दो बाइक्स हैं, एक बाइक ए है, दूसरी बाइक बी है, दोनों चल रही है, ऐसे दोनों जा रही है। अगर हम आम आदमी को बोलेंगे क्या ये बाइक, ये वाली बाइक मोशन में है कि नहीं है, वो क्या बोलेगा? हाँ है। लेकिन फिजिक्स का स्टूडेंट पहले क्या देखेगा? रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, मान लो इसको मैंने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, मान लो इसको मान लिया, ठीक है। अब ये चल रहा है ऐसे, यहां से यहां चला, क्या ये मोशन में है इसके हिसाब से? नहीं, क्योंकि इसको हमने मान लिया रेफरेंस पॉइंट, ये है दूसरा। अभी कितनी गैप है? मान लीजिए 1 मीटर। अब कितनी है? अब कितनी है? अब कितनी? सेम गैप। तो इसके हिसाब से इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। याद रखा? तो जब भी आपसे कोई पूछेगा बताओ मोशन क्या होता है, मोशन होता है जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, मगर किसके हिसाब से? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से। याद रखा? इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट ही वो चीज है जो हमें बताता है कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है। याद रखा? अच्छा, इसको बोलते हैं क्या? मोशन। तो मोशन क्या होता है? जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करेगी, लेकिन किसके हिसाब से? सराउंडिंग के हिसाब से। अब अगर आज के बाद किसी ने आपसे पूछा बताओ एक गाड़ी है वो चल रही है, क्या वो रेस्ट में है कि मोशन में है? आपको पहले क्या देखना पड़ेगा? रेफरेंस पॉइंट। मान लो एक गाड़ी है, एक ड्राइवर है, ड्राइवर के इस साइड से एक आदमी बैठा है, ये बहुत दूर जा रहे हैं कहीं। अगर आपने ड्राइवर को मान लिया रेफरेंस पॉइंट, वो दूसरा आदमी मोशन में है कि रेस्ट में? रेस्ट में, क्योंकि इनके बीच में गैप चेंज नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। याद रखा? पोजीशन जो पहले थी वही लास्ट में भी है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जब पोजीशन चेंज नहीं है तो फिर मोशन में नहीं है। अब वही गाड़ी फिर से है, वही ड्राइवर फिर से है, आपने रेफरेंस पॉइंट बाहर एक पेड़ को बना लिया, गाड़ी चल रही है, बाहर पेड़ जो लगा हुआ है वो रेफरेंस पॉइंट मान लिया। बताओ ये ड्राइवर मोशन में है? हाँ है। क्यों? क्योंकि पेड़ और इस आदमी के बीच में डिस्टेंस बढ़ रही है, पोजीशन चेंज होती है, इसी को बोलते हैं मोशन। याद रखा? लिखो इसको।